नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। और करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गोगलधार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। 4 अक्टूबर को सेना और पुलिस को एक संदिग्ध एक्टिविटी दिखी। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 22 जगहों पर एक साथ छापा मारा है। एनआईए ने एक आतंकी साजिश मामले को लेकर एक्शन लिया है। इसमें कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एनआईए को आशंका है कि हिरासत में लिए गए लोगों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना और संभाजीनगर में एनआईए की छापेमारी के दौरान एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। मालेगांव में एक होम्योपैथिक क्लिनिक से एनआईए ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जालना से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इनसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से 5 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए और एटीएस ने मिलकर छापा मारा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमेशा से संदिग्ध लोगों या आतंकी साजिश रचने वालों का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश से कई सस्पेक्ट पकड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां छापा मारा है, क्या कुछ इनपुट मिले हैं, क्या जानकारी मिली है और किस मकसद से ये सब कुछ हो रहा है? बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए और एटीएस की टीम संयुक्त छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोकल पुलिस यूनिट को कहीं दूर से भी शामिल नहीं किया गया है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरीके की जब कार्रवाइयां होती है तो लोकल पुलिस यूनिट को इन्फॉर्म किया जाता है, उससे डिटेल्स इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला जो है जैसे मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस बार जो है एनआईए और एटीएस ने वहां लोकल पुलिस यूनिट को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी करी। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यूपी के 2 शहर प्रयागराज और नेपाल से सटा हुआ जो है जिला है महाराजगंज, महाराजगंज में छापेमारी की। अब महाराजगंज में कई जगहों पे छापेमारी हुई है, प्रयागराज में छापेमारी की गई है। यहाँ पे जो है इस छापेमारी में रेड अर्बन नक्सल फंडिंग के मामले में की गई है। और इसके साथ साथ इन लोगों का जो अगर बात करें तो यहाँ पे इनकलाबी छात्र मोर्चा से जुड़े हुए देवेंद्र आजाद को लेकर के पूछताछ के लिए लेकर के गई है। इस दौरान जज का एक तैयारी कर रहा है एक युवक को, उसको भी डिटेन किया गया है। और इस अगर पूरा ओवरऑल बात करें तो कई जगहों पे इस छापेमारी के दरमियान अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से आगरा के रहने वाले एक छात्र है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। सिकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके का एक लाज है, वहां पर भी जो है वहां पे छापेमारी के पास वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और एक जो छात्र जिसका जो है पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है, उसको भी इनपुट मिला है और इनपुट के बाद उसको जो है भी साथ में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी बात करें तो एक और भी संदिग्ध को सुबह तड़के मेरठ में 3 बजे भी एनआईए, एटीएस और दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके भी मेरठ में भी एक युवक को 22 वर्षीय एक युवक को डिटेन किया गया है। सुबह तड़के वहां पे पहुंचा, 5 घंटे तक वहां पे छापेमारी की गई, पूछताछ किया गया। उसके निशानदेही पे 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। हालांकि बाद में उनसे पूछताछ के बाद जब उनका लिंक साफ तौर पे नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो 22 वर्षीय वहां का युवक था तो जो है एटीएस अपने साथ लेकर के चली गई और उससे जो है उससे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल घनश्याम, जिस तरह जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है, आतंकी ग्रुप, उससे संदिग्ध ये लोग माने जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर प्रयागराज और ये गोरखपुर के नजदीक वो जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं या शहर हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा ये गतिविधि क्यों आखिर देखने को मिलती है? दीपक, उत्तर प्रदेश में आखिरकार या फिर देवबंद सहारनपुर का क्षेत्र होता है जहाँ पे हमेशा छापेमारी की जाती है।
पिछले अगर कुछ घटनाओं को देखा जाए तो वहां पे मदरसों में ये वो लोग हैं जो अपने घर से इस तरीके के काम नहीं करते हैं, अपने परिवार के बीच में रह करके ये शातिर होते हैं। ये इनका माइंड वॉश किया जाता है ऑनलाइन और अलग अलग VPN को यूज करके, अलग अलग सोशल साइट्स के जरिए, अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए। तो ये लोग सबसे पहले अपना घर छोड़ते हैं। प्रयागराज इसलिए प्रयागराज क्योंकि प्रयागराज में कई प्रतियोगी जो छात्र हैं, हजारों और लाखों की संख्या में प्रयागराज में वहां पे छात्र जो हैं तैयारी करने के लिए जाते हैं। उन्हीं छात्रों के बीच में पढ़ाई लिखाई के नाम पे हॉस्टल मिल जाता है, बड़े आसानी से उनको रहने के लिए मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, पढ़ाई के नाम पे उनको हर वो सुविधाएं मिल जाती है जो चोरी से उन बच्चों के बीच में छिप करके वो इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके और उन पे कोई शक ना कर सके। पढ़ाई लिखाई के नाम पे कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं करता है। लोगों को लगता है कि ये काफी ज्यादा वर्कहोलिक है और पढ़ा बहुत तेज है, पढ़ने लिखने में उनको टच करना ठीक बात नहीं है, बहुत किसी से काम नहीं रखता है, किसी मतलब नहीं रखता है, बड़ा तेज है। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके से छापेमारी की जाती है, पता चलता है कि तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, तो वहां के जो आसपास के लोग होते हैं कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं रहा था, वो तो बड़ा सीधा साधा था, धीरे से आता था, धीरे से चले जाता था, किसी से टच नहीं करता था। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद होता था, उस मकसद को लोग नहीं समझ पाते थे कि इस जो चुपचाप रह करके जो मकसद है उसके पीछे का, वो देश विरोधी है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। तो प्रयागराज का जिक्र किया आपने, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के बीच में रह करके ये आतंकवादी गतिविधियों को जो है संचालित करना, उस पे अपने जो है अपने एजेंडे को सेट करना, वो काफी आसान है। रही बात महाराजगंज जिले की, महाराजगंज जिले का पूरा एक तरफ का हिस्सा नेपाल सटा हुआ है। नेपाल और भारत में आने जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई कागजी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। आप सीधे धड़ल्ले से जा सकते हैं, धड़ल्ले से आ सकते हैं। मेरा बचपन गुजरा हुआ है उसी क्षेत्र में, तो मैं बहुत आसानी से जानता हूँ। वहां पे तस्करी भी होती है, वहां के लोकल यूनिट को पता होता है कि तस्करी हो रही है। कई बार वो छापेमारी करके जेल भी भेजते हैं, कार्रवाई करते हैं, डरते हैं। लेकिन उसी बीच में, उसी छोटी सी लापरवाही के बीच में वहां पे आसानी से नेपाल के रास्ते पाकिस्तान, कनाडा और जो भी अन्य राज्य हैं, अन्य देश हैं, उन देशों में बड़े आसानी से उसी रास्ते भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो जाती है। आतंकवादी वहां से बड़े आसानी से आ जाते हैं, फंडिंग कर ली जाती है। फर्जी के कैश, अगर फेक कैश की बात करें तो फर्जी फेक कैश, हथियार, तमाम चीजों की वहां पे तस्करी बड़े आसानी से उस बॉर्डर पर की जा सकती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत और नेपाल की रोटी और बेटी का संबंध है। ऐसे में वहां पे जांच नाम मात्र के लिए होता है। अगर पहले से इनपुट नहीं मिलता है अधिकारियों को, रा को, NIA को, इस तरीके के लोगों को, IB को, तो ऐसे लोगों को कम ही जांच हो पाता है जब तक लोगों के सामने नहीं आता है। और वहां के जो बासिंदे हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, बड़े आसानी से बड़े कुछ छोटे छोटे पैसों के लिए बड़े घटना को अंजाम दे देते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि हम जिस चीज की तस्करी कर रहे हैं वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा। तो ये वहां पे जो एक्टिविटी है बड़े आसानी से नेपाल के जरिए सारी चीजें हो जाती है। नेपाल के पासपोर्ट पे कहीं चले जाते हैं, फर्जी बनवाते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश, गरीब देश है, बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ऐसे में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, नेपाल के जरिए ही अधिकतम भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वहां पे भी छापेमारी की गई है, और जो छापेमारी करके वहां के जो युवक को उठाया गया है, वो युवक, मैं बता दूं कि वो युवक महाराजगंज का नहीं है, वो भी बाहर का बताया। ऐसे अभी दर्जनों कार्रवाइयां अभी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। पिछले भोर में अगर कल तड़के अगर बात करें कि सुबह 3 बजे से ही, तो अभी ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां हैं जो साफ होकर के सामने नहीं आ पाई है कि ऐसे और कौन लोग हैं जिनको उठाया गया है। और अब देखिए, NIA अगर 24 घंटे के अंदर उनको एक प्रेस रिलीज करके जानकारी देनी होती है कि वो किन मामले में, क्या क्या मामले में कौन सा कार्रवाई करे, तब साफ हो पाएगा कि कितने लोगों पे कार्रवाइयां हुई हैं, किन किन मद में कार्रवाइयां हुई हैं, इनके चैन कहां से जुड़े हुए। क्योंकि जैसे मोहम्मद का नाम है, जैसे मोहम्मद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है मौजूदा वक्त में, जो नेपाल में फलता फूलता है और नेपाल के फेक करेंसी से लेकर के हर एक मामले में भारत को बर्बाद करने के मकसद से वो हमेशा काम करते रहता है। तो सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों के कान जो खड़े होते हैं वो जैसे मोहम्मद को लेकर के कान खड़े होते हैं। अभी जिस व्यक्ति को रात को 3 बजे उठाया गया है, दीपक अग्रवाल, महकार नाम है उसका, 22
महकार के सोशल मीडिया साइट से मिला है कि वो जैसे मोहम्मद से काफी ज्यादा कनेक्टिविटी में था, वो सीधे तौर पे कनेक्टिविटी था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था, और वो लगातार उनके जो क्राइटेरिया है जो उनको उत्तर भारत को प्रभावित करने का, उस क्राइटेरिया और उनके मकसद के हिसाब से ये अपने आप को डोमिनेट कर रहा था। तो उनको साफ तौर पे लगा कि ये जो है इस पे अगर कार्रवाई सही वक्त पे नहीं की गई तो ये बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन इसके पीछे जो अभी पर्दे में है वो ये कि इसकी चेन कहां कहां तक जुड़े हैं, ये वो कौन लोग हैं कि संपर्क कर रहे थे, और ये संपर्क जो कर रहे थे क्या सिर्फ इस महकार को ही संपर्क कर रहे थे? 22 वर्षीय एक नवयुवक है, ये सिर्फ महकार को संपर्क कर रहे थे, इसकी चेन और जुड़े हैं, और ये जो इनसे संपर्क करके आखिरकार किस घटना को अंजाम दिया जाना था? चूंकि अभी देखा जाए तो ऐसे तमाम जगहों पे उस पे कई तरीके की अब घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ठीक, बिल्कुल घनश्याम, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसे संदिग्ध ज्यादातर मिलते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। बाकी 5 राज्यों में क्या कुछ इनपुट एनआईए को आखिर निकलता है कि किस बड़ी साजिश को नाकाम हालांकि कर दिया गया है, लेकिन ये किस साजिश की फिराक में थी, क्या इनका मकसद था, वो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। खैर, अब जिस तरह से जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत में कोई बड़ा ऐसा आतंकी हमला देखने को नहीं मिला है, और इसी सतर्कता के साथ अगर एनआईए और एटीएस अगर काम करती रही, जाहिर है तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।